नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। रूस यूक्रेन का युद्ध 52 दिन हो चुका है, लेकिन ना तो रूस झुकने के लिए तैयार है, ना ही यूक्रेन। ना तो पुतिन झुकने के लिए तैयार हैं, ना ही जेलेंस्की। और इस बीच में नाटो की हरकत पर रूस आग बबूला हो रहा है। जिस तरह से एक जंगी जहाज को डुबो दिया गया, वैसे रूस का कहना है कि वो धमाके की वजह से डूबा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से बयान बाकायदा दिया गया कि यूक्रेन की मिसाइलों के जरिए जो हमले किए गए, नेपच्यून मिसाइल के जरिए, दरअसल उसी से बाकायदा इतना बड़ा जंगी जहाज जो शान हुआ करता था रूस के लिए, नाक हुआ करता था रूस के लिए, उसके बाद इस बयान के बाद रूस पूरी तरह से आग बबूला है। पुतिन ने बाकायदा पुतिन की तरफ से पत्र लिख करके अमेरिका को चेताया गया है कि आप अपनी हरकतों से बाज आए। नाटो को बाकायदा चेतावनी दी गई है कि नाटो ने यदि यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद नहीं किया तो पूरी दुनिया विश्व युद्ध के लिए तैयार रहे। वहीं रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है और नाटो चाहता है कि रूस का नामो निशान मिटा दिया जाए। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे किस तरह से तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी है, क्या इसके रास्ते हैं, क्या समाधान है, क्या कुछ होगा आगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। मस्कोवा की तबाही विश्व युद्ध तक आई। नाटो की हरकत पर रूस बौखलाया। रूस की चेतावनी, विश्व युद्ध के लिए रहें तैयार। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस के लगातार हमले से यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन ना तो पुतिन और ना ही जेलेंस्की झुकने के लिए तैयार हैं। नाटो की तरफ से चोरी छिपे हथियारों की मदद से यूक्रेन रह रहकर रूसी ठिकानों पर हमले भी कर रहा है। रूस की शान और जान मस्कोवा को यूक्रेन ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि नाटो के नेपच्यून मिसाइल से रूस का सबसे बड़ा जंगी जहाज मस्कोवा तबाह हो चुका है। मस्कोवा की तबाही के बाद माना जा रहा है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। विश्व युद्ध 3 लग रहा है तय है, उसके कई संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। 52 दिन बीत जाने के बाद भी युद्ध नहीं हुआ खत्म। यूक्रेन को मिल रहा नाटो से हथियारों की मदद। मस्कोवा जंगी जहाज पर हमले से रूस का बढ़ा गुस्सा। पुतिन के गुस्से की आग में यूक्रेन जलकर हो जाएगा खाक। अमेरिका को पत्र लिखकर रूस ने बुरे अंजाम भुगतने की दी धमकी। यूक्रेन को नाटो से मिल रही मदद के बाद रूस दे रहा एटमी धमकी। रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन पर हमले और तेज हो गए। यूक्रेन के 10 शहरों पर एक साथ रूस का हो रहा है हमला। मस्कोवा की तबाही का बदला लेने के लिए रूस कर रहा है तैयारी। नाटो की सेना पर रूस का कभी भी हो सकता है हमला। नाटो पर हमला का मतलब तीसरा विश्व युद्ध तय। युद्धपोत मस्कोवा के डूबने के बाद रूस की मीडिया में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से युद्धपोत को नष्ट किया गया, उससे तीसरे विश्व युद्ध के संकेत साफ नजर आते हैं। मस्कोवा के डूबने को रूस पर हमला माना जा रहा है और तभी ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध पूरी तरह से तय माना जा रहा है? रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है। क्या इस बात के और भी कोई बड़े संकेत हो सकते हैं कि रूस दरअसल अब यूक्रेन से नहीं
बल्कि नाटो की संगठित सेना के साथ युद्ध रूस का चल रहा है। रूस भी लगातार कई मसलों को लेकर अमेरिका को धमकी दे रहा है, पूरा नाटो को धमकी दे रहा है कि अगर यूक्रेन को हथियारों से अगर मदद पहुंचाया गया तो फिर तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी दुनिया तैयार रहे। एटमी बम तक की धमकी दी जा रही है रूस की तरफ से। लेकिन सभी को पता है कि नाटो के जरिए दरअसल भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई यूक्रेन तक पहुंच रही है। यूक्रेन के कीव शहर को कब्जाने के लिए जिस तरीके से रूस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, इसके बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो कीव शहर को अपने दम पर, अपने अकेले दम पर वो बचाकर रख सकता है 52 दिन तक। इसका मतलब साफ था कि नाटो की तरफ से हथियारों की सप्लाई की जा रही है। और एक बात और तय है कि कीव से सेना की वापसी हुई थी, क्योंकि लगातार सेना को कुछ खास, रूसी सैनिकों को कुछ खास वहां पर सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे ही मस्कोवा, जो जंगी जहाज है रूस का, और इस जंगी जहाज के बारे में कहा जाता है कि वो शान है, वो नाक है रूस का, अगर उसके ऊपर हमले किए गए हैं इसका मतलब रूस के ऊपर हमले किए गए हैं। और इसी बात को लेकर रूस पूरी तरह से आग बबूला है, पुतिन आग बबूला है। और उन्होंने बाकायदा अमेरिका को भी धमकी दी है, नाटो को धमकी दी है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आप लोग की हरकत सही नहीं है, आप लोग हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और एटमी बम तक की धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है। मतलब साफ है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो क्या उसकी पूरी तरह से प्लॉटिंग तैयार हो चुकी है? क्या मस्कोवा पर जिस तरह से हमले किए गए, जंगी जहाज को धमाके के साथ उड़ा दिया गया, यूक्रेन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि इसमें लगभग 500 सैनिक इसमें हुआ करते हैं, 600 मीटर का इस जंगी जहाज को नेपचून से उड़ा दिया गया, धमाका उसमें किया गया है, तो क्या माना जाए कि यूक्रेन जो कह रहा है वो सही है, या फिर रूस जो कह रहा है कि नहीं धमाके हुए हैं लेकिन उसमें जो रखे हुए बारूद थे उसमें आग लगने के बाद धमाके हुए हैं और वो इसके बाद मस्कोवा पूरी तरह से डूब गया। लेकिन अमेरिका की तरफ से बयान इस पूरे मामले पर आता है बाकायदा कि यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया मस्कोवा के ऊपर, रूस का जो सबसे बड़ा जंगी जहाज है उसके बाद ही वो डूबा है। यहाँ पर यूक्रेन को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन रूस कह रहा है कि अगर हरकत से बाज नहीं आया अमेरिका और नाटो तो एटमी बम, एटमी धमाके के लिए, हमले के लिए पूरी तरह से दुनिया को तैयार रहने की जरूरत है। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हैं फॉरेन एक्सपर्ट, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ विपिन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विपिन शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। रूस का मीडिया कह रहा है, जो दावा किया जा रहा है रूसी मीडिया की तरफ से, कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्या इस बात के और भी संकेत चाहिए कि इतने बड़े जंगी जहाज पर हमले किए गए? हालांकि रूस कह रहा है कि हमला नहीं किया गया है, उसमें धमाके हुए, उसके बाद वो समंदर में डूब गया। जबकि अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के हमले से ही जहाज डूबा। तो क्या मस्कोवा को लेकर, जो जंगी जहाज है रूस का, उसको लेकर एक बहाना बनता जा रहा है कि नाटो की तरफ से हमला किया गया, अमेरिका की शह पर किया गया, यूक्रेन को ताकत दरअसल नाटो की तरफ से दी जा रही है, और एक तरह से ये उकसाने वाली कार्रवाई है तीसरे विश्व युद्ध के लिए? क्या लगता है विपिन जी आपको? देखिए, एक बात है कि रूस को आप हल्के में नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि पहले भी जब बार बार रूस सचेत कर रहा था यूक्रेन को कि आप नाटो में शामिल ना हो, तो वहां पर भी पहले कई लोगों को लगता था कि महज ये धमकी दे रहा है रूस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस ने धावा बोल दिया यूक्रेन पे। हाँ। और आज जो यूक्रेन में बर्बादी का नजारा देखने को मिल रहा है वो सबके सामने है, किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर लाशों के अंबार लग गए हैं वहां पर, और पूरा तहस नहस हो गया यूक्रेन। तो यहाँ पर अगर पहली बारी रूस ने जो बात बोली तो वहां पर अगर वो सच निकली, वो कोई जिधर धमकी नहीं थी, तो यहाँ पर रूस की बातों में दम है, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अगर आपको तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है तो कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। ये सारी जितनी बड़े बड़े
जो ये आपने संस्थाएं बना रखी हैं, आप यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, नाटो की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, ये किस काम की है? जब ये अगर ये शांति दूत नहीं बन सकते, यहाँ पर अब अगर आपने विश्व को तीसरे युद्ध से बचाना है, जिसकी एक प्रबल संभावना आपके सामने है, मुसीबतें आपके दरवाजे पे अगर दस्तक दे रही हैं, तो आप ही को कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। विश्व की जब सबसे बड़ी, सदी की सबसे बड़ी महामारी जब हमारे सर पे आई, तो वहां पर क्या हुआ था? लाशों के अंबार लग गए थे, शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में लंबी कतारें थी और यहाँ पर हाहाकार मच गया था। तो वो भी हमने उसमें जी के देखा। अब कम से कम अगर विश्व को बचाना है तीसरे विश्व युद्ध से, हमने पहले भी देखा कि एटमी जब धमाके हुए थे नागासाकी में, हिरोशिमा में, तो क्या विध्वंस के नजारे थे वहां पर, कितनी बर्बादी मची थी। तो यहाँ पर अगर उस स्थिति से बचना है, तो यहाँ पर विश्व शांति दूत बनकर उभरना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं विपिन की बड़ा इनिशिएटिव लिए जाने की जरूरत है, लेकिन क्या हालात इस तरह के पहुंच चुके हैं? क्या तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी दुनिया को तैयार रहना पड़ेगा? क्योंकि लगातार इस तरह की धमकी, कह सकते हैं एटमी धमकी तक दी जा रही है रूस की तरफ से। साथ ही साथ रूसी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा? उसकी तरफ से दावा है कि शुरू हो चुका है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पर आपको पहला विकल्प जो सबके सामने है कि शांति, कि अमन, और आप किसी तरह से हम वो युद्ध, वो संभव नहीं हो पा रहा है ना सर। 52 दिन हो गए और शांति की बात होती तो 2, 4, 5, 6 दिन में मामला सलट जाता, निकल चुका है, लेकिन लग नहीं रहा। इसीलिए तो बड़ा संकेत है कि 52 दिन युद्ध के हो गए, ना तो जेलेंस्की झुकने के लिए तैयार है, ना ही पुतिन झुकने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। मैं आता हूं संजीव जी के पास में आता हूं। संजीव जी, एक बात बताएं, जहां तक मुझे पता है कि जब एक ताकतवर, एक शक्तिशाली इंसान कभी भी खुद को कमजोर हालात में कभी भी अपने आप को नहीं देख सकता है, क्या आपको लगता है कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध के दरमियान वो कमजोर होता जा रहा है और इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? चूंकि वो ताकतवर है इसलिए अब धमकी दे रहा है कि अगर मैं नहीं तो अब कोई नहीं। तो क्या माना जाए कि तीसरे विश्व युद्ध की जो धमकी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो धमकी दी जा रही है, उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है सर? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि जो रशिया के महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनको उनके यूक्रेन के मंसूबों में जो उनकी अपेक्षाएं थी, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो पूरी नहीं हो रही है। रशिया को इसमें भारी क्षति उठानी पड़ी है। अभी कल आपने देखा कि किस तरीके से रशिया का जो गाइडेड मिसाइल जो क्रूजर है मॉस्को, उसको वो डूब गया और उसमें 500 से भी ज्यादा सेलर्स थे और ये पूरे ब्लैक सी पे राज करता था। ये शिप बहुत ही बड़ा शिप था और इसको यूक्रेन की फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने अपने नेपच्यून मिसाइल के माध्यम से इस पूरे शिप को डुबो दिया है। तो ये रशिया को एक बड़ी क्षति कड़ी उठानी पड़ी है। उसके पहले भी अगर आप देखें तो रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बहुत ही लंबी घेरेबंदी भी की थी और 64 किलोमीटर लंबा एक मिलिट्री कन्वॉय भी वहां पर घेरेबंदी करके बैठा था, लेकिन वहां पर भी सफलता उसे नहीं मिली। मध्य पोल और सदर्न इलाकों में, ईस्टर्न इलाकों में जरूर रशिया को सफलताएं मिली हैं, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो ये सोच रखते थे कि वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वहां की राजधानी कीव में अपनी सरकार को बिठा लेंगे और फिर मॉस्को से बैठ करके आराम से शासन करेंगे, तो ये मंशा उनकी पूरी नहीं होने जा रही है। वो भारी दबाव में है। उनके ऊपर अमेरिका के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा लगातार जो है कड़े से कड़े जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो क्या संजीव जी क्या आपको लगता है संजीव जी कि नाटो और अमेरिका दरअसल मौके की ताक में है? वो रूस को, मतलब एक तरफ जो रूस आरोप लगा रहा है ना, हम लोग भी उसी चीज के आधार पर बातचीत भी करते हैं। हम लोग के पास कोई ऐसा इनपुट तो नहीं है कि नाटो और अमेरिका यूक्रेन की मदद दे रहा है और हथियारों का जखीरा देखा जा सकता है, लेकिन रूस ये दावा कर रहा है। इसी आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो क्या माना जाए कि अमेरिका और नाटो भारी मात्रा में हथियारों से मदद पहुंचा रहा है यूक्रेन को और रूस को इस युद्ध में झोंके रखना चाहता है ताकि अधिक समय तक, अब 52 दिन तो हो गया सर, अगर 52-53 दिन तक और चलता रहा तो रूस की हालत बहुत ही खस्ता हाल हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका और नाटो का जबरदस्त प्रेशर रूस के ऊपर पड़ेगा और उस वक्त रूस पूरी तरह से इस दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। कुछ इस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं क्या सर आपको? देखिए, हालात ये हैं कि रशिया के ऊपर, जैसा कि मैं कह रहा था, कि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
और ये 12 दिनों का युद्ध हो चुका है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके यूक्रेन के मंसूबों में सफलता नहीं मिल रही है। वो ज्यादा फोकस ईस्टर्न यूक्रेन में और सदर्न यूक्रेन में कर रहे हैं और वो उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो और उनका जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है रशिया का, वो भी बढ़ रहा है। अभी हाल के समय में आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे विश्व में रशिया की इससे पूरे एक्शन को लेकर के आलोचनाएं भी हो रही हैं। तो ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो हर तरीके तो से क्या संजीव जी एक बात बताइए, मैं इसीलिए तो पहला लाइन ही हमारा ये था कि अगर एक ताकतवर है ना शक्तिशाली इंसान हो या फिर कोई संस्था हो या फिर कोई देश हो अपने को कमजोर नहीं देख सकता, और जब इस तरह के कमजोर वाले हालात क्रिएट होते हैं तो पूरी दुनिया अगर उसके पीछे उसे मिटाने के लिए लग जाती है तो वो भी एक तरह से डू एंड डाई वाले मसले पर आ जाता है कि मैं अगर नहीं बचूंगा तो कोई नहीं बचेगा। क्या खतरनाक स्थिति बन चुकी है, तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, क्या लगता है आपको संजीव जी? देखिए रशिया के द्वारा न्यूक्लियर ऑप्शन को चुना जाना बेहद जो है ये कठिन कार्य होगा और मुझे नहीं लगता कि रशिया कोई न्यूक्लियर ऑप्शन चुनेगा। यद्यपि कि मैं विपिन जी से सहमत हूं कि रशिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता और उन्होंने जो कहा कि रशिया ने पहले भी हम ये प्रयास लगा रहे थे कि हमला नहीं करेगा और तरह उसने कर दिया, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के माध्यम से किए जाने वाले हमले का जो एक उसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे वो बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे। और रशिया इस बात को जानता है कि रशिया के पास यदि न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो अमेरिका और नाटो के पास उससे भी कहीं ज्यादा बड़े और शक्तिशाली वेपन्स हैं। रशिया इस बात को जानता है कि जो अमेरिका और नाटो की जो संयुक्त शक्ति है उसके सामने रशिया की शक्ति बेहद कम है और यदि कोई न्यूक्लियर ऑप्शन चुना जाता है तो रशिया का सर्वविनाश हो जाएगा। रशिया को और ये एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को भी जन्म देगा, जिसे मैट की सिचुएशन कहते हैं। और ये न्यूक्लियर कंडीशन में मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि जो हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने जो एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल किया था, अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान के पास ये वेपन्स नहीं है। उस समय किसी के पास ये वेपन्स नहीं थे, सिर्फ अमेरिका के पास ही थे, नए इजाद हुए थे और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन आज अमेरिका के द्वारा किसी भी तरीके के न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना या किसी भी राष्ट्र के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका रिस्पॉन्स होगा, सेकेंड स्ट्राइक होगी और उसमें जो भी इस तरीके के वेपन का इस्तेमाल करेगा वो तबाह हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सर, मैं आता हूं संजीव जी, मैं थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत आ रही है सर आपकी तरफ से, हो सकता है ठीक हो जाए थोड़ी देर के बाद। विपिन शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप? जी विपिन शर्मा जी एक बात बताइए, आप रूस का मीडिया कुछ और कह रहा है, रूस के राष्ट्रपति की तरफ से कुछ और बातें कही जा रही है, अमेरिका कुछ और कह रहा है, नाटो कुछ और कह रहा है, यूक्रेन के दावे कुछ और हैं। मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि क्या पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने की तैयारी चल रही है और ये किस तरह से एक बड़ा खेल चल रहा है, थोड़ा समझाइए सर आप। देखिए एक बात समझनी पड़ेगी कि पहले ग्लोबल टाइम्स की बात करें, जो चीन का माउथपीस है और वहां का सरकारी पेपर, उसने भी क्या बातें बोली थी जब वहां पर आपस में झड़प हुई थी हिंदुस्तानी और चीनी सैनिकों के बीच में, तो वहां पर पहले उन्होंने खंडन करा था कि चीनी सैनिक नहीं मारे गए। वो बाद में पता चला कि 43 चीनी सैनिक मारे गए थे जब झड़प हुई थी हिंदुस्तानी सैनिकों, बहादुर सैनिकों के साथ। तो ये बात समझने की, कुछ प्रोपागेंडा भी चलाते हैं, तो ये प्रोपागेंडा भी और परसेप्शन का भी खेल है कि यहाँ पर आप लोग जो एक जिस तरफ ले जा रहे हैं पूरे विश्व को, वो बहुत एक खतरनाक स्थिति बनने वाली है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि महत्वाकांक्षाएं जो है पुतिन की, रूस तो हमारा अच्छा मित्र रहा है हमेशा सदियों से हिंदुस्तान का, लेकिन यहाँ पर एक सारा वाद विवाद पुतिन की वजह से है। पुतिन उस दौर को दोबारा लेके आना चाहते हैं, यूएसएसआर वाले दौर को, जब सारे रिपब्लिक्स एक हुआ करते थे ताकि इतिहास के स्वर्ण पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लें। बस मुद्दा ये है, ये जितने भले ये नाजी बोल दें कि नाजी बन जाते हैं यूक्रेन वाले, ये सब बेतुकी बातें हैं। यहाँ पर जो विध्वंस मचाया है उन्होंने, ये इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी रूस को। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम सैंक्शंस की बातें करते हैं, प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, और ये आप पूरे विश्व को कहां धकेल ले जा रहे हैं। आपने पहले देखा बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बातें चली कि जब वुहान शहर से ये कोरोना वायरस निकला तो ये अटकलें लगाई जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि चीन बोलबाला जमाना चाहता है पूरे विश्व पे, और तभी ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का खेल खेल रहा है।
अब ये एटमी बम की बात चल रही है कि वॉरफेयर करेंगे हम लोग, परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति बन गई है। यहाँ पर सूझबूझ दिखानी पड़ेगी। अब सारे मुल्कों को एक मंच पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आग में घी डालने का काम करा अमेरिका ने, सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके लिए अमेरिका है, क्योंकि उकसा तो दिया पहले यहाँ पर यूक्रेन को कि हम लोग आपके पीछे हैं। इतने समय तक तो यूक्रेन अकेला लड़ता रहा रूस से। और सबसे बड़ी बात है, कमाल की इनकी समझ है यूक्रेन वालों की, जब अफगानिस्तान का साथ नहीं दिया, वहां पर जब तालिबान का बोलबाला दोबारा होगा, अमेरिका पीछे हट गई वहां से, अफगानिस्तान से, काबुल से, और विमान पे लोग लटक रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो वहां से भी क्या सीख ली यूक्रेन ने कि कोसों मील दूर यूक्रेन का साथ देने के लिए कैसे अमेरिका आ जाएगा। और ये बिल्कुल उसके लिए जिम्मेदार जेलेंस्की भी है और उनका मुल्क भी है। लेकिन यहाँ पर यही तो बात है ना विपिन जी, देखिए यही बात है। मैं इसी बात को तो समझने के लिए आप लोगों को बुलाए हैं कि देखिए अमेरिका का अलग खेल चल रहा है, नाटो का अलग खेल चल रहा है। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध करके फंस चुका है। रूस को भी उम्मीद नहीं थी कि जो 5-7 दिन का वक्त दिया था कि 5-7 दिन में खत्म कर देंगे, वो 52 दिन तक पहुंच चुका है। अब रूस को भी ये बात समझ में आ गई कि यूक्रेन 52 दिन तक युद्ध लड़ ही नहीं सकता है। उसे पूरी तरह से एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम तैयार है उसके लिए नाटो की तरफ से, तभी तो रूस बौखलाया हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि रूस को हल्के में क्यों लिया जा रहा है। वो कभी खुद को कमजोर साबित कर ही नहीं सकता। और कहीं ऐसा ना हो कि खुद अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है पूरी तरह से झोंक दे। अगर ऐसा होता है तो हम सभी को बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ संतपाल राघव जी भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। संतपाल राघव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं सर जी, बिल्कुल। संतपाल राघव जी, क्या लगता है आपको कि रूसी मीडिया के दावों को सच मान लें कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? इस दावे को मान लें कि अमेरिका की तरफ से, नाटो की तरफ से यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की जा रही है? इस बात को ही मान लें कि नाटो और अमेरिका इंतजार कर रहा है, कि मौके की तलाश में है कि कब रूस थकेगा इस युद्ध से, कब कमजोर होगा, ताकि हम लोग उस पर एक बड़ा प्रेशर बनाकर उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दें। और अगर रूस बर्बाद होता है तो क्या वाकई में रूस इस बात को सहन कर लेगा? राघव जी देखिए, आज युद्ध का 52वां दिन है और जो रशिया ने एनालिसिस किया था, वॉर स्ट्रेटेजी थी, वो मैक्सिमम 1 वीक के लिए वॉर। लेकिन यूक्रेन ने इसको न्यू टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी से लड़ा, बॉर्डर पे नहीं लड़ा, और उन्होंने पीछे हटके बिल्टअप एरिया में लड़ा। इसके अलावा यूक्रेन जो आज स्थिति बनी हुई है, ब्लैक सी में जो है, जो उनका रशियन वारशिप को डुबाया गया है, उन्होंने एनालाइज किया कि ये यूक्रेन की सेना की कैपेबिलिटीज नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने मीडिया से भी आ रहा है, रशियन मीडिया से, कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो रही है। आप जो देखेंगे, अब खुल के अमेरिका भी आ रहा है कि हम उनकी यूक्रेन की मदद करेंगे, और जो उनको वेपन सिस्टम दिया है, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नाटो के देश हैं, वो वहां पे वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं। ऑलरेडी दे आर इन प्रिपेयर्ड स्टेज, पूरी प्रिपरेशन के साथ हैं। और ये रशिया को साफ आ गया है, वर्ल्ड को ही सामने आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि यूक्रेन की इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी इस वार को इतना लंबा खींचने की। ये जो है दूसरे देश, इसको किसी ने इनको खुल के बोला है वॉर एंड इक्विपमेंट देने के लिए, डायरेक्ट अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है। तो ये एक यूक्रेन को मदद दी जा रही है, और इसमें कोई शांति के लिए नहीं आ रहा, कोई भी नेगोशिएशन के लिए नहीं आ रहा है कि यूक्रेन के साथ में ये नेगोशिएशन करें कि शांति वार्ता पे वर्ल्ड का प्रेशर बनाए, यूएन मैकेनिज्म बनाए कि रशिया के साथ में
ये जो है शांति वार्ता हो और युद्ध जो है बंद हो जाए, जो कि एक शांति का मैसेज वर्ल्ड पे जाए। तो सर इसके जो हाँ, इफेक्ट हो रहे हैं, हाँ, इकोनॉमिकल इफेक्ट पूरे इकोनॉमी में हो रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में हो रहा है, और इंडिया के अंदर भी आप देख रहे हैं जब से ये वॉर बिल्कुल सर, शुरू है हाँ, का कितना आर्थिक हो रहा है। हाँ। और ये दूसरा फिनलैंड आल्सो, मैं आज आपको बताऊं कि रशिया ने फिनलैंड को भी धमकी भी दी है कि वो किसी भी टाइम उस पर अटैक कर सकता है। तो ये जो इंडिकेशन है, क्योंकि वॉर के टाइम पे जो भी लीडर डिसीजन लेता है, रशिया के जो राष्ट्रपति जी ने जो डिसीजन लिया है, उनको एक एम तक जाना है। तो जब ये सब स्थिति बन जाती है तो स्थिति लेकिन चलती हुई चली जाती है। हाँ, मैं तो समझ ये रहा हूँ, एक हाँ विश्व वॉर की तरफ एक इंडिकेटर जा रहा है। जी, जी। राघव जी, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। संजीव जी के पास मैं एक सवाल लेके आ रहा हूँ। संजीव जी, क्या ठीक है, रसिया इस युद्ध में फंस चुका है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि 52 दिन युद्ध हो चुके हैं, कैसे शांति समझौते के जरिए कैसे बीच का रास्ता निकाल कर किसे खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रोवोकेशन है ना, उकसाने वाले बयान अब ज़्यादा आने लगे हैं अमेरिका की तरफ से, नाटो की तरफ से। बाकायदा यूक्रेन भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, रूस भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्या इन परिस्थितियों में माना जाए कि ये सब संकेत हैं कि दुनिया के तमाम देश अब तैयार हो जाए, हम सब भी तैयार हो जाएं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, क्या इसके परिणाम नतीजे निकलेंगे और हम लोग कैसे इसको डील कर पाएंगे? संजीव जी, जरा बताइए सर। देखिए, इस यूक्रेन संकट का जो समाधान है वो निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से हो सकता है। लेकिन ये जो यूक्रेन का संकट है ये बहुत स्पष्ट है कि ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। हाँ। यूक्रेन तो एकमात्र उसका अखाड़ा बन गया है, यूक्रेन एकमात्र मोहरा है। ऐसे मैं कहूंगा कि और भी कई मोहरे हैं, जैसे जॉर्जिया, मोल्डोवा, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया जैसे जो राष्ट्र हैं। जैसा कि अभी राघव साहब ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर भी बयान दिए जा रहे हैं कि रशिया ने इस तरीके के बयान भी जारी किए हैं। तो ये जो पूरा यूक्रेन का संकट है ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर अवश्य कहूंगा कि जो जहाँ तक न्यूक्लियर ऑप्शंस की बात है या केमिकल वेपन्स या इवन बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल से रशिया भी बचेगा, क्योंकि रशिया इस बात को जानता है कि यदि उन्होंने इस तरीके के कोई भी स्टेप उठा लिया तो ये युद्ध एस्केलेट कर जाएगा। और अभी आपने देखा कि 52 दिनों का ये युद्ध हो चुका है और कोई भी रशिया की एक सिंगल बुलेट या कोई सिंगल मिसाइल किसी भी नाटो की टेरिटरी में जाकर के नहीं गिरी है। चाहे पोलैंड हो, चाहे हंगरी हो, रोमानिया हो, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया हो, कहीं भी बड़ी संख्या में वहां पे रिफ्यूजी पहुंचे हैं। लेकिन रशिया ने उन टेरिटरीज को टारगेट नहीं किया है, क्योंकि रशिया इस बात को जानता है कि यदि नाटो की टेरिटरीज के ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन हुआ तो फिर नाटो का आर्टिकल 5 एक मिनट मुझे समय दीजिएगा, एक मिनट मुझे समय दीजिएगा। ये तो नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद ये जो पूरा युद्ध है ये एस्केलेट कर जाएगा और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रशिया इस बात को जानता है कि यदि ऐसा होता है तो उसे महाविनाश का सामना करना पड़ेगा। वो महत्वाकांक्षाएं वगैरह जो राष्ट्रपति पुतिन की हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। पुराने साम्राज्य का गौरव हासिल करने का उनका जो सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में रशिया भी कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगा कि जिससे कि नाटो को डायरेक्ट चैलेंज दिया जाए। लेकिन सर फंस चुका है ना रसिया अब क्या एक्शन लेगा नहीं लेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं तो एक बात हमेशा से कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक शेर की ही बात कर लें, जब शेर चारों तरफ से घिर जाता है तो फिर ये नहीं सोचता कि मुझे मर जाना है, बल्कि ये सोचता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या सभी को मार डालूंगा। अगर अगर कॉन्सेप्ट में रसिया पहुंच चुका है जहां पर उसे लग रहा है कि सभी लोग घेर करके मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहां दबने वाला है सर? वो अब रसिया कुछ चाहता नहीं। रसिया बस अब ये चाह रहा है कि हमारी बात यूक्रेन मान ले, अमेरिका साइडलाइन रहे, नाटो साइडलाइन रहे, शांति समझौता हम दोनों खुद कर लेंगे, बाकी लोग हस्तक्षेप नहीं करें। लेकिन ऐसा संभव कहाँ है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं सर। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहें, हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। क्या रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, 52 दिन हो चुके हैं, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका भी पूरी तरह से खुलकर बयान दे रहा है रूस के खिलाफ, और साथ ही साथ
अगर नेटो की बात करें तो नेटो में आए हुए तमाम देशों की तरफ से एक बड़ा प्रेशर, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है रूस के ऊपर। क्या तीसरा विश्व युद्ध तय है? इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन शर्मा जी के पास में आता हूं। विपिन जी सुन पा रहे हैं ना सर? विपिन जी मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? आ रही है आवाज आ रही है आपकी। ठीक है विपिन जी, एक बात बताइए, क्या रूस के पास अब कोई विकल्प नहीं है या विकल्प है वो मानने के लिए तैयार नहीं? बताइए सर। देखिए ऐसा है कि एक बात समझनी पड़ेगी कि निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले ये समझा जा रहा था कि ये युद्ध चंद दिनों में खत्म हो जाएगा, और यही आस लगा के रूस बैठा था। और रूस ने सपने में भी सोचा था नहीं, जैसे बाकी मुल्कों ने सपने में सोचा था नहीं कि रूस सही मायने में हमला बोल देगा यूक्रेन पे। पहले कई मुल्कों को लग रहा था गीजर धमकियां दे रहा है रूस, लेकिन वो बात सच निकली। उसी तरह से एक सेटबैक रूस को भी मिला है, जब रूस को लग रहा था कि एक T20 मैच की तरह या 5 दिवसीय मैच की तरह इसको हम खत्म कर देंगे, लेकिन वहां पर उसका पूरा साथ समर्थन दिया बाकी मुल्कों ने और नेटो के मुल्कों ने, और वहां पर उनका साथ देने से क्या परिणाम निकला कि युद्ध लंबा खिंच गया है। अब यहाँ पर, और ये बात देखिए, अब हम लोग यहाँ पर जब एक बात करते हैं कि इसका क्या आगे अंजाम होगा तो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी भी एक प्रबल संभावना है कि अपने मुल्क में भी उनको विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है इस समय पुतिन को। तो यही इसी पे उम्मीद कायम रखेंगे कि यहाँ पर बगावत हो सकती है, लेकिन वो बात की है। पहले इस समय सर पे जो मुसीबत आई हुई है कि यहाँ पर रूस भी असमंजस की स्थिति में है, वो भी चाहता है कि बीच में कोई हस्तक्षेप करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले पहल कौन करे, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए भी मान सम्मान की बात है कि जग असाई होगी। वो अमेरिका, और वो अमेरिका नहीं है वो कि वहां से काबुल से अपने ट्रूप्स को दोबारा विड्रॉल कर ले वहां से और जग असाई कर दे अपने पूरे विश्व में कि देखिए अब आज बैक टू स्क्वायर वन हो गया। 20 वर्ष आपकी फौज वहां पर तैनात रही और आज फिर तालिबान का बोलबाला है। नहीं, बहुत बढ़िया एक सवाल आपने उठाया विपिन जी कि रूस अमेरिका नहीं है। अमेरिका जैसी युद्ध नीति के हिसाब से रूस नहीं चलता है। मैं संतपाल राघव जी के पास में आता हूं। संतपाल राघव जी, अमेरिका ने जहां जहां युद्ध की शुरुआत की, चाहे वो इराक युद्ध ले लें, अफगान युद्ध ले लें, वो वहाँ के लोगों को बुरे हालात में छोड़ करके वहाँ से हमेशा निकल जाया करती है ना। एक तरह से युद्ध ही है तो अमेरिका की तरफ से। लेकिन रूस और अमेरिका को अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो रूस कभी भी किसी चीज़ को छोड़ करके वापस नहीं होने वाला। वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अब देख लीजिए, यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया रूस की तरफ से। कीव शहर बस थोड़ा सा बचा है, बाकी पूरा का पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। और कीव में थोड़ी सी असफलता भी मिलती नजर आई रूसी सैनिकों को, वापस भी हो गए रूसी सैनिक, लेकिन फिर आज मालूम चला कि 10 शहरों पर एक साथ लगातार बमबारी हो रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या रूस बैकफुट पर आएगा? ऐसा लग रहा है इस तरह के हालात हैं कि बैकफुट पर रूस आ जाएगा। क्या पूरी दुनिया गफलत में नहीं जी रही है रूस को लेकर के? राघव जी। जी देखिए, आपने जो ये प्रश्न किया है ये बहुत ही अहम प्रश्न है जी। रशिया एक स्वाभिमान वाला देश है और सुपर पावर है, लीडरशिप भी उनकी बड़ी स्ट्रांग है और वो सक्षम भी हैं। उन्होंने पूरे विश्व को जो आज स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा है कि संकेत दिया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने क्लियर कट चेतावनी दी है जो उनके पुराने देश नाटो की तरफ मिलने जा रहे हैं कि परिणाम बड़े घातक होंगे। आज 52वें दिन बहुत ही हैवी बम्बार्डमेंट किया है डोनबास, मारियापुल, कीव, खार्किव, ओडेसा और खेरमान पे भीषण युद्ध हो रहा है। तो रशिया ने एक मैसेज दिया है और अमेरिका को भी एक धमकी दी है और साफ संकेत दिया है कि परिणाम बहुत घातक होंगे। तो रशिया किसी भी स्टेज पे बैकफुट पे नहीं आएगा। उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड की क्षमता है और क्षमता है नहीं सर, जखीरा है। वो तो पूरी दुनिया को खत्म करने का जखीरा है उसके पास। जी, मैं एक बात बताऊं, जो CIA के डायरेक्टर है
उन्होंने भी आज संकेत दिया है कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो खुफिया विभाग है, उन्होंने कहा है रशिया इज प्लानिंग ए मिनी अटैक, न्यूक्लियर अटैक। अगर न्यूक्लियर अटैक आता है तो आप इसके जो परिणाम है बहुत ही घातक होंगे, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए होंगे, ये पूरे विश्व के लिए होंगे। तो रशिया बैकफुट पे नहीं आएगा और अपने स्वाभिमान की लड़ाई वो फ्रंट से लड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी सर। मैं संजीव जी के पास आ रहा हूं। संजीव जी, एक बात बताइए, नेटो और अमेरिका का इस वक्त जो पोजीशन दिख रहा है, जो स्टैंड दिख रहा है यूक्रेन रूस के युद्ध को लेकर, क्या पूरी दुनिया इस स्टैंड पर सहमत हो, या फिर इस स्टैंड पर दुनिया को आना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में आपसी समझौता करके दोनों युद्ध समाप्त करें, या फिर अमेरिका के बयान पर लोग गौर करें, नेटो क्या कर रहा है उसकी हरकतों पर गौर करें, क्योंकि उसकी तरफ से तो बहुत सारी चीज़ें उकसाने वाली आ रही हैं। क्या पूरी दुनिया इस स्टैंड पर आकर के नहीं रुक सकती है कि रूस यूक्रेन को दोनों को बैठा करके शांति समझौता किया जाए? अगर ये स्टैंड बहुत मजबूत है तो कैसे इसका इनिशिएटिव लिया जाए? संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? अब ठीक है सर, हाँ ठीक है, अब बोलिए। देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट रूप से ये मानना है कि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला किया गया है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया है वो यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र है, उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी अपनी विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने का उसका जो सॉवरेन राइट है, ये उसके ऊपर हमला किया गया है। इसी तरीके का हमला जो रशिया के द्वारा किया गया है, अगर ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत किए जाते रहे तो पूरे विश्व का जो स्टैब्लिश्ड एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो डिसरप्टेड होगा। और चाइना भी, आप मान लीजिए कि ताइवान के ऊपर ऐसे ही कोई सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाते हुए ताइवान के ऊपर भी वो हमला कर देगा, और इस तरीके के जो चाइना के जो मंसूबे हैं वो उसको हासिल करने के लिए वो रशिया के रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। भारत की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। आप जानते हैं कि जो लद्दाख का एरिया है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में चाइना का जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, उसके ऊपर भी चाइना साजिशें रच सकता है। इसी वजह से मेरा इसमें स्पष्ट रूप से मानना है कि रशिया के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा, जो ये यूक्रेन के अंदर भारी तबाही और बर्बादी देखी गई है, निर्दोष लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं, ये अलग बात है। ये भी एक फैक्ट है कि इसमें बड़ी संख्या में रशियन सोल्जर्स भी मारे गए हैं। करीब 15,000 की संख्या हो सकती है। उनका एक बहुत ही बड़ा जो एक शिप है उसको भी अब डुबो दिया गया है। और चूंकि रशिया ने इस पूरे यूक्रेन के संकट को नेटो के एक्सपेंशन से जोड़ दिया था, इसी वजह से ये अमेरिका और नेटो की क्रेडिबिलिटी का भी प्रश्न बन गया है। और आने वाले समय में मैं ये स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि अमेरिका का और यूरोपीय देशों का, नेटो का जो सपोर्ट है यूक्रेन को, चाहे वो आर्थिक सपोर्ट हो, चाहे वो सैनिक सपोर्ट हो, ये लगातार जारी रहेगा और सख्त होगा। और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को इस्तेमाल करने की धमकियां रशिया की तरफ से दी जा रही हैं, ये रशिया की वीकनेस को दर्शाता है। रशिया इस बात को जानता है कि रशिया की जो शक्ति है वो अमेरिका और नेटो की संयुक्त शक्ति के सामने बेहद कम है। और ऐसे में जो रशिया अमेरिका और नेटो की विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को सशक्त दिखाने के लिए वो अपने अल्टीमेट वेपन्स की बात कर देता है। लेकिन रशिया इस बात को जानता है कि ये जो वेपन्स हैं, अगर उसने इस्तेमाल किया तो फिर वो, चाहे वो शेर घायल ही क्यों ना हो, शेर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और जाहिर है कि ये जो स्थितियां हैं वो राष्ट्रपति पुतिन नहीं आने देना चाहेंगे। अभी भी राष्ट्रपति पुतिन के सामने ऑप्शन है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएं, यूक्रेन का सम्मान करें, पूरा विश्व उनका साथ देगा। और ये जो वार्ताएं हैं ये हो सकती हैं, शांति वार्ताएं हो सकती हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने से बातें की हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है, इजराइल इसको लेकर के एक्टिव है, फ्रांस इसको लेकर के एक्टिव है। तमाम जो विश्व के अन्य राष्ट्र हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि ये किस तरीके से इस पूरे यूक्रेन संकट का समाधान निकले। और एक मिनट में भारत का ये जो स्टैंड है कि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन संकट का समाधान वॉर फील्ड्स में नहीं हो सकता, इसका समाधान नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है। और रशिया को अपने जो भी उसके जो कंसिडरेशंस हैं, जो भी उसके सिक्योरिटी डिलेमास हैं, जिसकी कि रशिया बात करता है कि चूंकि यूक्रेन नेटो का पार्ट बनने जा रहा था इसलिए हमने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये जो अप्रोच है रशिया का
पूरे इंटरनेशनल रिलेशन को डील करने का ये मुझे लगता है कि बेहद खतरनाक अप्रोच है। मतलब रशिया को बचना चाहिए। बिल्कुल इस आधार पर इतने भारी भरकम हमले की जरूरत तो नहीं थी। मुझे लगता है उससे पहले कुछ और इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि 52 दिन युद्ध के गुजर चुके हैं, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। और मैं बार बार एक तरह से पूरी दुनिया को आगाह करना चाहता हूँ इस पूरे मामले को लेकर कि अगर रूस कमज़ोर होगा, रूस अगर पूरी तरह से कमज़ोर होता चला गया तो और उतना ही खतरनाक होता जाएगा। इस बात को अमेरिका क्यों नहीं समझ पा रहा है, नेटो क्यों नहीं समझ पा रहा है? अगर तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो पूरी दुनिया है ना किस हालात में पहुंच जाएगी, इस बात को लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? रूस को दबाने से, उसे और कमज़ोर करने से ज़्यादा अच्छा है कि यूक्रेन और रूस को दोनों को बैठ कर के इस मसले का हल निकालें, चाहे जैसे निकालें लेकिन निकालें, क्योंकि इस वक्त इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। विपिन शर्मा जी के पास मैं आ रहा हूँ। विपिन शर्मा जी, एक बात बताइए, क्या जैसा एक बहुत अच्छी बात संजीव जी ने उठाया कि एक कमजोरी है रूस की, है ना, एक कमजोरी है कि बार बार वो एटमी, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स गिरा देंगे, उस तरह की धमकी उसकी तरफ से दिया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि 52 दिन युद्ध गुजर चुके हैं, अगर महीने 2 महीने युद्ध और चला तो रसिया के पास कुछ बचेगा नहीं सिवाय एटमी बम के, है ना, यही एक विकल्प बचेगा उसके पास। उससे पहले बोलिए सर। जी, निश्चित बात है, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि वही बात तो आज प्रतिष्ठा की बात है यहाँ पर कि जब एक युद्ध शुरू कर दिया तो कदम अगर पीछे लेंगे तो खुद की जगह होगी, अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है यहाँ पर एक शख्स का जिक्र करना, यहाँ पर वो है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, जमीन आसमान का अंतर है अमेरिका के वर्तमान के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है। यहाँ पर कोरोना को लेकर वो स्थिति संभालने में नाकामयाब रहे, तभी उनकी सत्ता गई। लेकिन एक बात तय है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पे काबिज होते उनकी पार्टी, तो यहाँ पर आज सूरत हाल अलग होते। क्योंकि ये भी बातें हैं कि यहाँ पर अगर आप बात करते, इंगेज करते, यहाँ पर उकसाने का काम तो कर दिया जो बाइडेन ने, और यहाँ पर और शीर्ष नेतृत्व पर बहुत कुछ निर्भर करता है आज उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है। अभी तो यूक्रेन भुगत रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में विश्व का कोई मुल्क भी बचेगा नहीं। जब भी आपने पहले देखा, कुछ वर्ष पहले जब चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर हुई, आपस की तनातनी चलती रही टैरिफ्स को लेकर, उसका खामियाजा विश्व बिल्कुल सर को हुआ। बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। और यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के पास एक स्वर्णिम अवसर है, यहाँ पर वो कोई एक अच्छी भूमिका में आए, आगे उभर के आए और शांति दूत बनकर आए, ताकि यहाँ पर दोनों अगर, क्योंकि देखिए यूक्रेन की जो बोलना बहुत आसान है, यूक्रेन और रूस को आपस में बिठा दिया जाए, वो चीज। देखिए सर, मैं तो इसको बस इतना इस तरीके से समझता हूं कि गांव में अगर 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, पूरी दुनिया क्या है, गांव की तरह है, गांव की तरह समझा जाए इसको, है ना। इसमें हर कोई भी देश हो, सब एक दुनिया, पूरी दुनिया है गांव की तरह। गांव में कोई झगड़ा होता है, उसमें कुछ उकसाने वाले लोग होते हैं, कुछ समझाने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूरा गांव मिलकर उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करता है। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका क्यों उकसा रहा, नेटो क्यों उकसा रहा? आप लोग आगे आइए ना, इतनी महाशक्ति हैं, सुपर शक्ति हैं, चाइना क्यों खामोश बैठा हुआ है ना। भारत तो अपनी तरफ से जितना इनिशिएटिव लेना है ले रहा है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में समझौता हो जाए, लेकिन सवाल है कि उकसाने वाले लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि रूस अगर कमजोर हुआ तो और ज्यादा खतरनाक होगा दुनिया के लिए, इस बात को अमेरिका नहीं समझ रहा। बिल्कुल, आग में घी डालने का काम तो कर मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं सर। विपिन शर्मा जी, इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त वैसे फोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। प्रफुल्ल जी, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, और क्या लग रहा है अमेरिका और नेटो को या तमाम दुनिया के लोगों को कि रूस को कमजोर करके, क्या रूस के ऊपर हंस करके, उसे बेइज्जत करके, अपमानित करके क्या पूरी दुनिया चैन से सो पाएगी सर? देखिए, ऐसा है, 2 चीजें हैं, बेइज्जत करना एक बात है और रूस को असहाय करना एक बात है। हाँ। अभी रूस ने अपना जितना उसको
हासिल करना था, उसने अपने मेन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं, हासिल किए हुए हैं। हाँ, लड़ाई अगर आगे बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि धड़ाधड़ कि बड़ी तेजी से नेटो अपने आर्म सप्लाई कर रहा है। जो यूरोप की जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है वो पैसा बटोर रही है, अमेरिका पैसा बटोर रहा है, सब इसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं। और इसमें लोग समझ रहे हैं कि ये रूस की हार हो रही है। रूस ने तो हर जगह अपने लोग बैठा दिए हैं, उसने तो अपने एरिया जिसको कब्जा करना था उस पर कब्जा भी कर लिया है। अब बात आती है उनके लोगों के मरने की इत्यादि। अगर 3-4 जनरल या कोई खत्म हो गए लड़ाई में तो हो गए, और हर जगह होते हैं। कुछ जहाज गिर गए, कोई शिप डूब गया। ये तो गोवा ऑपरेशन में भी तो फ्रिगेट डुबोया था हमने, पोर्चुगल का। सही बात है। अल्फांसो डे अल्बुकर्क। तो क्या बड़ी बात है। ये सब बातें, न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, ये मैं बता दूं आपको। ये जो लोग बात बना रहे हैं कि रूस के ऊपर प्रेशर पड़े, लोग डालें, ऐसी कोई बात नहीं है। न्यूक्लियर वॉर बड़ी दूर है और नहीं होगी, ये पक्की बात है। सबसे ज्यादा है कोल्ड वॉर स्टार्ट होगी। अगर रूस पॉलिटिकली लूज करता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी। कोल्ड वॉर में आपको पता है क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्या हुआ था क्यूबन का, उसके बाद में रूस के टूटने के बाद में कोल्ड वॉर चलेगी। उसमें आर्मामेंट इंडस्ट्री और बढ़ेगी, आर्म्स रेस बढ़ेगी, न्यूक्लियर रेस बढ़ेगी, ये सारा का सारा होगा। यानी कि इनसिक्योरिटी फैलेगी, ये बात होगी। अच्छा प्रफुल्ल जी एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि रूस की मीडिया की तरफ से जो दावा किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, रूस की तरफ से जो बाकायदा अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि आप अपनी हरकत आप अपनी सही करें, नेटो अपनी हरकत को सही करे, कोई किसी को सपोर्ट अगर यूक्रेन को करेगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। क्या आप मानते हैं कि रूस लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, उसके पास विकल्प की बहुत भारी कमी होती जा रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि बौखलाहट में रूस कोई बड़ा कदम ले ले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बड़ा कदम वक्त की बात नहीं है। यहाँ तक कि इतना बता दूं, ये जितने नेटो ज्वाइन कर चुके हैं, जो कल की कंट्रीज हैं, ये बाल्टिक स्टेट्स, लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये कंट्री, इनको प्रॉब्लम आ सकती है अगर इन्होंने नेटो के आर्मामेंट्स यूज किए रूस के खिलाफ। तो और जिस नेटो कंट्रीज जिसने अपने आर्मामेंट रूस के खिलाफ करिए, तो लीगली रूस उन पे अटैक करेगा, क्योंकि उनकी फौजें जो नेटो में गई हैं वो उन पे अटैक कर रही हैं। तो ये बात आप मान के चलिए कि ये, और इसमें क्या होगा कि आर्मामेंट इंडस्ट्री जो अमेरिका की चल रही है वो और ज्यादा तूल पकड़ेगी। इस समय संघर्ष चल रहा है नेटो के अंदर भी, नेटो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के बीच में 70-30 का रेशो है उनका। आर्मामेंट बेच रहे हैं, वो अमेरिका कहता है कि मेरे आर्मामेंट है, मेरा पैसा लग रहा है, और ये फायदा उठाते हैं। इसीलिए इनकी आपस में ही संघर्ष चल रहा है। फ्रांस और अमेरिका आपस में लड़े बैठे हैं। ये अंदर की बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर। तो हमारे को जो सामने नजर आता है, हाँ, मानवता का हनन हो रहा है। इसमें भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पर इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस की बॉडीज हैं उनका संगठन करना, यूनाइटेड नेशन की पीस एफर्ट्स को संगठित करके यहाँ लगाना, इसमें अगर भारत पहल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ सर आपकी बात से। राघव जी के पास मैं आता हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट संतपाल राघव जी। राघव जी, एक बात बताएं, ऐसा लगता है एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई कहीं भी किसी के साथ युद्ध कर सकता है। जो भयंकर युद्ध इस वक्त हो रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में, इस तरह के हालात करने के लिए कोई भी तैयार है और फ्री है। मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं नाउमीदी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र हमारे पास है। जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कहा कि बहुत सारे संस्थानों को एकजुट करना होगा, पुनर्गठित करना होगा, सुसंगठित करना होगा, उन्हें कम से कम एक एक्टिव बॉडी की तरह बहुत ही निष्पक्ष होकर के काम करने की ज़रूरत है। क्या लगता है सर कि यूक्रेन रूस के युद्ध को ख़त्म करने के लिए जो तमाम इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं
उनका पुनर्गठन करने की ज़रूरत है और ये 4, 5, 7 दिन 10 दिन के अंदर कर लें, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत आ गई है दुनिया को और ये लोग बैक फुट पर खड़े होकर के फुटबॉल खेल रहे हैं। जी देखिए, यूएन का जो मैकेनिज्म है वो यही मैकेनिज्म है कि कंट्रीज के बीच में समन्वय करना और पीसफुल नेगोशिएशन की तरफ जाना, ये यूएन का एम है और इसी उद्देश्य से यूएन एस्टेब्लिश हुआ था। और महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो विश्व के देशों की भी है, उनके सिंसियर एफर्ट, क्योंकि अगर हम देखें कि युद्ध से विनाश के अलावा और कोई चीजें नहीं है। युद्ध जो इस स्केल का जो युद्ध चल रहा है, बड़े लेवल का जो चल रहा है, इससे देशों पे जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, बिकॉज आज विश्व ग्लोबलाइजेशन के बाद हर एक की इकोनॉमी पर प्रभाव डाल रहा है। हर देश किसी ना किसी तरीके से वो प्रभाव डाल रहा है, कोई भी देश हो। तो ये मानव जाति के हित के लिए भी है कि शांति वार्ता स्थापित किया जाए और कोई नुकसान ना हो। नंबर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ सर। जो देशों के ऊपर जो आर्थिक संकट बना हुआ है, जो चीजें आप देखें कि हमारे इंडिया के अंदर भी पेट्रोल या दूसरे दाम जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन पे इफेक्ट आ रहा है। इसका भी एक समाधान निकलता है। तो पूरे विश्व के जो महत्वपूर्ण देश हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक मानवता को के रूप में आए और इस संकट को, और मुझे तो एक बात तो ये लगती है राघव सर, प्रफुल्ल सर को ही मुखातिब होकर बोल रहा हूँ, विपिन शर्मा जी को और साथ ही साथ संजीव जी को, मुझे तो ये लगता है कि अगर यूक्रेन थोड़ा सा आगे बढ़े, रूस थोड़ा सा आगे बढ़े, पूरी दुनिया ये नहीं समझेगी कि रूस झुक गया या यूक्रेन झुक गया। बढ़ो तो 2 कदम आगे बढ़ाओ, शांति समझौता ज़रूरी है, आम नागरिकों की जान जा रही है, पूरी दुनिया दहशत में है, ये तरीका ठीक नहीं है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हर लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई नहीं इस बात का जिक्र करने वाला कि जेलेंस्की झुक गए, पुतिन झुक गए। खत्म करो युद्ध, है ना, शांति समझौते पर चलने की ज़रूरत है। सर आप यहाँ पर सभी लोग आप यहाँ पर आए, वक्त आप लोगों ने निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। इसी के साथ जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म किया जा सकता है, शांति समझौते के जरिए ही एक रास्ता विकल्प है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।